सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, ये मुस्कुराहट बिला वजह नहीं है। कल से इतना ज़बरदस्त पूरी दुनिया में खूबसूरत और मज़ेदार किस्म का एक लतीफ़ा चल रहा है और वो भारत में अभिनंदन को अवार्ड देने के हवाले से। नाज़रीन, 27 फरवरी 2019 को जब दिन की रोशनी में पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत के 2 तैयारों को गिराया था और उनमें से एक MiG-21 तैयारा आज़ाद जम्मू कश्मीर में गिरा, अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को वहाँ से तशद्दुद से बचाया। जिन लोगों ने उसको वहाँ पहले गिरफ्तार किया, फिर पाक फौज के हवाले किया। पाकिस्तानी हुकूमत ने फिर भारतीय पायलट को वापस भी किया। अब भारत ने उस बुज़दिल पायलट अभिनंदन को भारत के तीसरे बड़े फौजी एजाज़ वीर चक्रा से नवाज दिया है। यही सबसे आज खूबसूरत लतीफ़ा है। भारतीय मीडिया ने बगैर कुछ सोचे समझे बेसरोपा मन घड़त कहानियां बनाना शुरू कर दी कि बहादुर अभिनंदन ने पाकिस्तान का एक F-16 तैयारा मार गिराया। जब पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय पायलट अभिनंदन को अवाम के तशद्दुद से बचाया था तो उनकी हालत क्या थी? अवाम के तशद्दुद से वाज़े रहे। उस वक्त आम सिविलियंस ने उनको पकड़ा, उनकी हालत क्या थी उस वक्त अभिनंदन पर? 27 फरवरी को जब आज़ाद कश्मीर से अभिनंदन को पकड़ा गया, फिर ये ज़ख्मी हालत में थे। फौरी तौर पर अफवाज पाकिस्तान ने अपनी तहवील में लिया और फिर बैनुल-अक़वामी और अमरीकी माहिरीन ने तैयारों के स्टॉक का बगौर जायज़ा लेकर इस बात की तस्दीक की कि भारतीय पायलट्स कोई F-16 तैयारा वो नहीं गिरा सके हैं, क्योंकि आपको ये बड़ी क्लियरली मालूम होगा कि F-16 तैयारा बुनियादी तौर पर अमेरिकन तैयारे हैं और उनकी जो मेंटेनेंस और उनकी जो कुछ चीज़ें हैं वो अभी तक भी वहाँ से कनेक्टेड हैं। तो वहाँ से ये बड़ी वाज़े तौर पर तरदीद आ गई कि किसी किस्म के F-16 तैयारे को नहीं गिराया गया है। जो दावे किए जा रहे थे F-16 को गिराने के, इवन के F-16 के इस्तेमाल के हवाले से भी वो थे। अब अभिनंदन ने पाकिस्तान में बैठ कर क्या इंकशाफात किया और भारतीय मीडिया का झूठ किस तरह से बेनकाब किया। यहाँ से चाय पिलाकर उनको रुखसत किया गया, उसके बाद वो कहानियाँ बनाई गई भारतीय मीडिया की जानिब से और हुकूमत जो भारत की है वो और वहाँ की जो एयरफोर्स है वहाँ भी, क्योंकि जो विंग कमांडर अभिनंदन है उनको फिर ग्रुप कैप्टन बना दिया गया। और फिर कल क्या हुआ है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान ने जब F-16 गिराए जाने के भारतीय दावे को बेबुनियाद और मन घड़त करार दिया कि अभिनंदन को अवार्ड देकर मोदी सरकार अपनी आवाम की तवज्जो हासिल करना चाहती है। तो कल जो कुछ हुआ है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बाकायदा बुलाया गया और दिखाया गया कि जनाब ये हैं बहादुर अभिनंदन जिन्होंने ये एक बड़ा ऑपरेशन किया है। बहुत ज़बरदस्त क्लैप बनती है इस पर, इससे ज़्यादा और हमारी तरफ से कुछ नहीं हो सकता। चाय थी वो हम आपको पिला चुके हैं, आप खुद हमारी चाय की तारीफ़ कर चुके हैं, लेकिन इस किस्म की जो हमने साउथ इंडियन और महाराष्ट्र के अंदर जो मूवीज़ बनती हैं बिल्कुल ख़याली सी, एक तसव्वुराती सी, उससे भी आगे जाकर ये काम भारतीय हुकूमत कर सकती है। उनको हम सलाम पेश करते हैं, उनके लिए क्लैप कर दिया है। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल हैं। पाकिस्तान में होने वाले से बहुत से वाक़यात, जंगें, भारत और पाकिस्तान में होने वाले उसके भी शाहिद रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद हैं जो खुद जंगों का हिस्सा और रह चुके हैं और किस तरह से अवार्ड दिए जाते हैं, किस तरह लिए जाते हैं। इवन हम ये कहें कि भारत की जानिब से माजी में जंगों में ज़बरदस्त किस्म के उनके सोल्जर्स के भी काम हैं जिस पर उन्हें अवार्ड दिए गए हैं बड़े बड़े, लेकिन ये जो है इसकी मिसाल नहीं होगी। अमजद शुएब साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सर, मैंने तो सर खराज तहसीन पेश कर दिया है भारत की मीडिया को, भारतीय हुकूमत को, वहाँ की अफवाज को कि इतना ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा है और जो मुकम्मल एक साउथ इंडियन मूवी की तरह वो पूरी अपनी लाइफ को वो दिखा रहे हैं। सर, ये तैयारा गिराने का, अपना ही तैयारे का नुकसान करवाने का, कैद होने पर भी इतने बड़े अवार्ड मिलते हैं दुनिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि झूठ बोलने में ये कितने दीदा दिलेरी से झूठ बोलते हैं उन चीज़ों पे जिनके शवाहिद पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मुझे याद पड़ता है कि इन्होंने इसी एपिसोड के कुछ महीने बाद एक सेमिनार एयरफोर्स ने करवाया, इंडियन एयरफोर्स ने जी। और क्रिस्टिन फेयर जो कि थिंक टैंक में स्कॉलर हैं अमेरिका में, उनको इनवाइट किया हुआ था, उसमें मौजूद थी।
और क्रिस्टियन फेयर की रेपुटेशन हमारे यहाँ सारी सिर्फ इस वजह से कि वो इंतहाई पाकिस्तान के खिलाफ बात करती हैं, एंटी पाकिस्तान जी। लेकिन वहां जब ये इन्होंने इंसिस्ट किया कि हमने पाकिस्तान का एक जहाज गिराया, उसमें एक दो जो पेपर पढ़ने वाले लोग थे उन्होंने कहा, तो क्रिस्टियन फेयर अपना टेम्पर लूज कर गई। उसने कहा ये रबिश। उसने कहा हमारे लोगों ने जाके पाकिस्तान में कंफर्म की है, जाके काउंटिंग की है, चेक की है रजिस्टर नंबर, और कोई भी जहाज उनका मिसिंग नहीं। F-16 सारे मौजूद हैं। और फिर उसने कहा कि जिस इलाके की आप तस्वीर दिखाते हैं करते हैं, जहाज अगर आप कहते हैं वहां गिरा है तो वहां तो उस इलाके में ये जबान ही नहीं है। आप जो लोगों की जबान बोलते बता रहे हैं वहां पे, ये उस जगह पे तो जबान ये नहीं बोली जाती। तो उसने बड़ा, इन्होंने कुछ आर्गू करने की कोशिश की, तो उसने, यानी इनके एयरफोर्स के ऑफिसर ने, किसी ने आर्गू करने की कोशिश की, तो उसने शटअप कॉल दी। उसने कहा कि क्यों ये नॉनसेंस मैं सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठी। तो बात यह है कि इंटरनेशनली किसी को कोई शक नहीं, लेकिन बेशर्मी के लिए इंसान को सिर्फ ढीठ होना जरूरी, और कोई ऐसी चीज नहीं है, इज्जत वगैरह का तो मसला ही नहीं होता। ढिठाई हो, आप इंतहाई बेशर्मी से झूठ बोलते जाएं। मकसद इंटरनेशनल जो आपके ऑडियंस है वो आपका मकसद नहीं है, वो आपके टारगेट नहीं है। आपका टारगेट आपने बेवकूफ बनाना अपनी पब्लिक। तो असल मसला आपकी अपनी पब्लिक है, क्योंकि मोदी का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो इन्हीं चीजों पे मबनी है कि पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ नफरत, और अपने लोगों को ये बताएं कि हमने पाकिस्तान का ये नुकसान कर दिया, वो कर दी। ये तो उनको मुंह की खानी पड़ी। अगर F-16 गिराया था तो फिर दुख क्या था? क्यों फिर मोदी को याद आए राफेल तैयारे? उसने वहां पे एड्रेस किया, तकरीर की, तो उसने कहा कि आज हमें राफेल तैयारों की याद आई। वो इसी वजह से कि वो कर कुछ नहीं सके थे। और फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो उन्होंने किसी भी स्टेज पे LOC को क्रॉस नहीं किया जी। वो अपनी स्पेस से ही इनके टारगेट एंगेज करते रहे। यही वो चीज थी जो जनरल आसिफ गफूर ने उस वक्त कहा था कि इनको बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। सरप्राइज यही था कि अपने घर बैठे इनको एंगेज किया। तो ये, और फिर आपको याद होगा डिसइंफो लैब वालों ने जो उनके 15 साल के झूठ खोल के सामने रखे। तो ये तो बिल्कुल इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई की बात है कि आप अपनी इज्जत, मुल्क की इज्जत, किसी चीज का इंटरनेशनली परवाह किए बगैर झूठ पे झूठ बोलते जाएं, क्योंकि आपने अपने लोगों को एक पिक्चर पेंटिंग करनी है। आपको याद होगा इन्होंने एक वो सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी सुनाई थी जिसका कोई वजूद ही नहीं। जब लोगों ने सबूत मांगा, इनके अपने लोगों ने, मीडिया ने, तो उन्होंने 5-6 महीने बाद एक जंगल में जाके कोई छोटी सी वीडियो बना के तो वो चला दी कि जी ये सबूत है। तो ये बदकिस्मती आप कह लीजिए इनके अपने लोगों की है कि एक तरफ तो मोदी इनके अंदर नफरतें बो रहा है जो इनके अपने माशरे के लिए तबाही का बायस होंगी, क्योंकि मुसलमान को छोटी माइनॉरिटी नहीं है, वहां पे 22 करोड़ लोग हैं। और दूसरी तरफ ये है कि उनको झूठ बोल के उन लोगों को, अपने लोगों को वो कुछ यानी बावर करा दिया हुआ है कि हिंदुस्तान बहुत ताकतवर है, जो नहीं है। जब आप वो चीज नहीं होते और आपका अंदर से यकीन ये बनना शुरू हो जाए कि आप ये तो आप गलत जगह पे हाथ डाल बैठते हैं। उड़ी में यही हुआ था और इनको तभी ये जाली बनानी पड़ी, क्योंकि ये हमेशा मोदी कहता था पाकिस्तान को मदा चखाएंगे। जब उड़ी का वाकया हुआ तो लोगों ने मुतालबा करना शुरू कर दिया कि आप चखाओ मदा पाकिस्तान। तो इनको उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए ड्रामा रचाना पड़ा सर्जिकल स्ट्राइक का। सही, वरना लोग इनके अपने पीछे पड़ गए थे कि हमें तो मोदी। लेकिन इसमें जनरल साहब, इसमें एक बड़ी जो मजे की चीज ये है कि वो पूरी की पूरी एक कहानी थी, वो ख़त्म हो जानी चाहिए थी। चलें ठीक है, अभिनंदन वाला एपिसोड, लेकिन नज़ीर लगारी साहब ये इस एपिसोड को फिर बरकरार रखा। पहले वो उसको ग्रुप कैप्टन बनाया गया, जब वो वापस गए, फिर उसके बाद जो है वो फिर दोबारा से अवार्ड भी दे दिया गया। ये तीसरा बड़ा भारतीय फ़ौज का अवार्ड है जो अभिनंदन को दिया गया। और कमाल तो ये कि अभिनंदन यहाँ चपेड़ें और चाय दोनों खा पी के वापस चले गए और वहाँ वो अवार्ड भी वसूल कर रहे हैं। यानी देने वाले, कहानी बनाने वाले, स्क्रिप्ट लिखने वाले और फिर अभिनंदन, वो सभी इस बात पे खुश हैं कि वो इस फिल्म के हीरो हैं। एक तो हम अपनी आर्मी के साथ या अपनी फ़ौज के किसी भी इदारे के साथ कंपेरिजन नहीं करते हैं। दुनिया की किसी भी मिलिट्री के साथ ऐसा वाक़या हुआ होता तो मैं बिल्कुल ठोस यकीन के साथ कहता हूं कि पहले उसको जूते मारे जाते, फिर उसका कोर्ट मार्शल होता, फिर उसको जलील किया जाता, फिर ठुड्डे मार कर निकाल दिया जाता। बिल्कुल ऐसा होता। मैं
इससे 1% भी कम बात नहीं करता हूँ कि कोर्ट मार्शल तो यकीनी होना ही होना था इसका। जिस बेशर्मी के साथ, जिस जिल्लत के साथ वो घसीटते, जब क्राउड उसको ले जा रहा है और थप्पड़ मार रहा है और घोंसा मार रहे और लात मार रहा है, और उसको जाकर हमारी फोर्सेस के जवान गए और उसको बचाया, और बचाने के बाद फिर उसको साथ ले गए, फिर चाय पिलाई, और फिर जो एपिसोड किया गया वो तो मुझे इंडियन मीडिया और इंडियन आर्मी का या इंडियन फौज का, मैं आर्मी और जो भी है, चाहे वो एयरफोर्स है या उसकी नेवी है, हमने नेवी को भी बहुत देखा है 65 में, और हमने और जंगों में भी देखा है। अभी हाल ही में एक जो डिडक्ट हुई है उनकी सबमरीन, और फिर उसको वापस भेजा गया अभी हाल ही में। ये इस तरह के वाकयात होते रहे, लेकिन अभिनंदन का वाकयात तो उनके लिए डूब कर मरने का मकाम था, यानी शर्म से, अगर कोई शर्म होती, मुझे नहीं पता वहाँ शर्म पाई जाती है इंडियन आर्मी में या इंडियन मिलिट्री के अंदर कोई शर्म है या नहीं है, मुझे नहीं पता। अब मेरे ख्याल में अमजद शेख साहब ने भी उसके बहुत बाद वो लिया होगा कमीशन, अगर उस दौर में भी लिया हो तब भी। मैं ये समझता हूँ कि इंडियन आर्मी की जिस तरह से उसको आगे बढ़ाया गया, जिस तरह से उसका जो कुछ भी उसकी ग्रोथ हुई है, वो ऐसी बुनियादों पर हुई है जो आज हमें ये समझ में आ रही है। भाई ये सारा वाकया हमारा देखा हुआ है ना, एक सेकंड, एक मिनट को हम मॉनिटर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, एक चीज़ को देख रहे हैं। आपका मीडिया भी देख रहे हैं, दुनिया का मीडिया भी देख रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया भी देख रहे हैं। ये तो एक रनिंग कमेंट्री थी जो चल रही थी क्रिकेट मैच की तरह, बॉल टू बॉल हम उसको देख भी रहे थे, उसमें वक्फा भी नहीं था। ये भी नहीं था कोई बीच में कोई वक्फा हो, चलो भाई वक्फे के अंदर जो है खेल को मैनिपुलेट किया गया, कुछ भी नहीं, वहाँ भी नहीं हो सकता है मैच मैनिपुलेट, लेकिन वक्फा भी नहीं था। सारे के सारे एपिसोड को हमने एक एक चीज़ को देखा, उसको घसीटते हुए, फिर उसको घसीट कर थप्पड़ और उसको जूते और उसको लाते मारते हुए, और फिर उसको जाकर वहाँ पर उनके हवाले करते हुए, जो हमारे फोर्सेस के जवान, फिर उनको वहाँ ले जाते हुए, फिर उसको चाय देते हुए, फिर उसका अपना जो स्टेटमेंट था वो हमने सुना है। वो भी कोई ऐसा नहीं कैमरे पर था, ऑन कैमरा था, छुप कर नहीं लिया गया, हमें ऐसा नहीं है कि हमसे छुपा कर उसको लिया गया, वो उसका सामने लाया गया। फिर उसके बाद जब शाम को उसको वापस ले जाया गया तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये शख्स जो है अब वहाँ पहुँचेगा तो इसके साथ क्या होगा। वहाँ मालूम हुआ कि विंग कमांडर को जो है आगे तरक्की हो गई है, ग्रुप कैप्टन बन गया है और उसके जनाब तरक्कियाँ हो रही हैं। तो वो कर क्या रहे थे वो आज कल सामने आया, कल हमने इस एपिसोड को भी देखा है। सही, क्या शर्मनाक थी। मुझे तो इस पर कमेंट करते हुए बड़ी बेहूदगी लगती है कि मैं खुद इस तरह से वो बात कर रहा हूँ, इस पर तो कमेंट किया ही नहीं जा सकता। सर मैंने इब्तिदा में ये कहा ना लगारी साहब, मैंने इब्तिदा में ये कहा कि आज प्रोग्राम में क्योंकि लतीफ़ा एक बड़ा ज़बरदस्त है, उस लतीफ़े से मुतालिक दुनिया को बताना बड़ा ज़रूरी है। एक जानिब तो बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जो पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, लेकिन जो शुएब साहब ने बात की है वो क्रिश्चियन फेयर के हवाले से बात की है कि उन्होंने खुद जाकर वहाँ पर ये बात की कि वो मामला क्या था। भारत के अंदर ही शटअप कॉल दी कि ये आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आप बढ़ा चढ़ा कर पेश करें, यानी कि फ़ौज के अंदर भी ये बात हो गई, लेकिन ये कर क्यों रहे, इस पर मज़ीद भी हम बात करते हैं। जनरल साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, एक तरफ तो ये पूरा एपिसोड था, उस एपिसोड के बाद भी हम ये देख रहे हैं मुख्तलिफ औकात में इस तरह के काम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की जानिब से किए गए। चलिए ये एपिसोड तो आपको भी मालूम है, मैं इसको ज़्यादा लतीफ़े से ज़्यादा कुछ अहमियत भी हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जो मसला है कि दोनों ममालिक के दरमियान इस पेचीदगी का, इसको अब आप समझते हैं कि ये मुस्तकिल है जब तक ये कम अज़ कम मोदी जैसे एक शख्स वज़ीर आज़म की सीट पर बराजमान है, तो वहाँ से तो इस मुतल्लिक़ के खित्ते काम बेहतर हो सके, कोई ऐसी चीज़ की तवक्को नहीं की जा सकती। देखिए ये नहीं, बिल्कुल नहीं की जा सकती, ये मेरा कहना नहीं है, ये भारत के अपने लीडर भी कहते हैं। एक ये आज टीवी का एक प्रोग्राम जिसमें कि मणिशंकर अय्यर वो भी उसमें शरीक थे, हमारे साथ थे, प्रोग्राम में बहस हो रही थी, तो हम यही बात कर रहे थे कि देखिए हम एक हमसाये भी हैं, ज्योग्राफी हमें एक साथ खड़ा कर गई है, हम अलहदा हो नहीं सकते। और फिर ये कि आजकल ज़माना है कनेक्टिविटी का, जहां आप अपनी तिजारत बढ़ा सकते हैं, तो हमें उधर तवज्जो देनी चाहिए। तो उनका कहना था कि मोदी के होते हुए तो आप भूल जाइए, नहीं हो सके। ये उनका कहना था, जो कि भारतीय लीडर है। वो एक मणिशंकर अय्यर जो है वो थोड़ा म्याना रवि रखते हैं,
उनकी बातचीत में आप देखेंगे कि इंतहा पसंदी नहीं है। तो जो मुनसफाना बात करेगा, जो मियाना रवि से बात करेगा, वो आपको वाज़ेह बताएगा कि आज भारत जिन लोगों के हाथ में है वो इंतहा पसंद है। उनकी सोच आरएसएस की सोच और हिटलर की सोच एक जैसी है, वो नाजियों की तरह सोचते हैं। लिहाजा उनके होते हुए तवक्को ये करना है कि कोई बेहतरी आ जाएगी, खित्ते में अमन होगा, वो नहीं आ सकेगी। लिहाजा ये चीज भी पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए। आप देखिए कि मियां नवाज शरीफ की पॉलिसीज जो थी वो बड़ी प्रो इंडिया थी, जहां वो चाहते थे कि इंडिया के साथ उनके मरासम अच्छे हों, जो भी उनके मफादात थे या नहीं थे भारत, वो उन्होंने बहुत कोशिश की। यानी इतनी कोशिश की कि इवन जैसे कलभूषण वगैरह का किस्सा था उसको भी वो खा पी गए, लेकिन भारत से क्रिकेट मैच तो बहाल ना करा सके। सही। उससे जहनियत पता लगती है भारत की कि वो आपको हर सतह पे, ये जो आज की हुकूमत है वो आपको हर सतह पे नुकसान पहुंचाना चाहती है। पाकिस्तान को खेलें, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की अमन अमान का मसला, ये सब चीजें जहां वो आपको डैमेज करना चाहते हैं। जनरल साहब, फिर कम से कम हम ये तवक्को जो है वो अब ये नहीं रख सकते कि खित्ते का अमन है वो बड़ा मफकूद हो जाता है कि इस किस्म के हालात और इस किस्म के बाकी तरक्की का तो अमल उसके बाद पर आता है। बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद बात। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची में एक मामला बड़ा अहम उठा और उसकी बाज़गश्त जो है वो हर जगह सुनाई दे रही थी। वो था नस्ला टावर को गिराने का मामला। कल रात गए जब SBCA की टीम पहुंची है तो वहां पर जो उन्होंने इब्तदाई तौर पर काम शुरू किया तो ये इस चीज़ सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA अली जीजी जो हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने उस काम को रुकवा दिया है और ये कहा गया कि सिंध हुकूमत जो है वो दोहरा मयार अपनाए हुए है। हम इस सूरत हाल पर बात भी करते हैं। अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। ये काम रोक दिया गया है, रुका है, वजूहात क्या हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली आलमगीर खान साहब भी। आलम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमजद कायम खानी, आपसे पहले ये जानेंगे तफसील कि ये काम क्या रोक दिया गया है या रुकवाया गया है, क्या वजूहात है कि अब काम नहीं हो पा रहा? देखिए मुदस्सिर, कल रात गए जो है SBCA की टीम जो है वहाँ नस्ला टावर पे पहुंची। इब्तदाई जो नदामी कार्रवाई है जिसको प्री डेमोलिशन भी कहा जाता है, दरवाजे खिड़कियां और जो दीगर जो चीजें हैं वो वहां से रिमूव करने की, जब SBCA की टीम वहां पहुंची और कार्रवाई का आगाज किया, मीडिया भी वहां मौजूद था। तो मीडिया की मौजूदगी में रुकन सिंध असम्बली हैं अली जीजी, PTI से इनका ताल्लुक है, ये वहां पहुंचे और उन्होंने जो है काम रुकवाने की कोशिश की। असिस्टेंट कमिश्नर से भी उनकी तलब कलामी हुई, जबकि जो मजदूर थे और जो SBCA के जो एहलकार और अफसरान थे उनकी तलब कलामी हुई, और उनका कहना यह था उस वक्त के ये सिंध हुकूमत जो है वो ये सारा मामला जो है एक तरफ तो कहती है कि करारदाद की सूरत की जो बिल्डिंग्स तामीर हो गई हैं उन्हें नहीं गिराया जाएगा, और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत का ये मयार है। तो बुनियादी वजह जो बने हैं वो PTI के जो MPA हैं, रुकन सिंध असम्बली हैं, वो बने हैं। इससे पहले भी मुदस्सिर जब रॉयल पार्क की इंतजामी कार्रवाई अलादीन पार्क से मुत्तसिल की जा रही थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर, तो वहां पे भी उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर थे फरदौस शमीम नकवी, वो अपने कारकुनान के साथ पहुंचे थे और उन्होंने वहां पे भी यही जो है वो अमल दोहराया था और जो रॉयल पार्क की निजामी के लिए रोक दिया था, जिसके बाद जो पुलिस की भारी नफरी और दीगर जो आला हुकाम वहाँ पहुंचे तो उसके बाद फरदौस शमीम नकवी वहाँ से चले गए और उस कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। कल रात से नस्ला टावर पर जो कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी है, कल रात को जो कार्रवाई रोकी गई थी अब तक मुकम्मल तौर पर रुकी हुई है। SBCA की टीम है, जो मजदूर है, एहलकार है, वहाँ मौजूद नहीं है, सब के सब लोग वहाँ से जा चुके हैं और सूरत हाल जूं की तू है। तो बुनियादी वजह यही है, असिस्टेंट कमिश्नर ने ये ऐलान उस वक्त जरूर किया कि हम नागुज़ीर वजूहात की बिना पर जो है इस काम को रोक रहे हैं, तो लेकिन जो बुनियादी वजह है वो PTI के MP हैं जिन्होंने वहाँ पहुँच कर ये काम रुकवाया है। जी ठीक है, अमजद हमारे साथ ही रहेगा। आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। आलम साहब, एक जानिब तो कराची में ऐसी इमारतें बनती जा रही हैं, गिराई जा रही हैं, उस पर अहकामात भी आ रहे हैं, दूसरी जानिब ये अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के आगे दीवार बन रहे हैं आपके साथी, या ये उन लोगों के घर बचाने का अमल है जो इस वक्त धड़ाधड़ बेघर हो रहे हैं? देखिए, हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि
जहां आप एक्शन कर रहे हैं इनको मस्मार करने के लिए, बल्कि बम से उड़ाने के लिए, और तो दूसरी तरफ उन लोगों को भी तो सजा दे जिनके अप्रूवल से, जिनके दस्तखत से, जिनके कुर्सी पर बैठने से ये सारे काम हो रहे। ये कराची रजिस्ट्री में ये बात रिकॉर्ड पे आई कि 60,000 इलीगल बिल्डिंग्स बनाई है इन्होंने इस शहर में, और ये SBCA बैठा था यहाँ पे, बैठा था जब ये जमीनों पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, इम्यूनिटी प्लॉट्स पर चाइना कटिंग हो रही थी, ये पोर्शंस बनाए जा रहे थे, मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इनको भी तो मिसाल बनानी चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि ये जो रेलवे की जमीन है इस पे KDA ने अलॉट की है, KDA ने बाकायदा एडवर्टाइजमेंट करके वहां अपनी स्कीम लॉन्च की है। अब जो खरीदार है उसका क्या कसूर है? जब अखबार में एक चीज एडवर्टाइज होती है, KDA की एक प्रॉपर स्कीम लॉन्च होती है, और तो वो खरीदार वहां जमीन खरीदता है, बाद में पता लगता है कि ये तो रेलवे की जमीन है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है, और फिर आखिर में कराची वाला फिसता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों को भी तो जो अथॉरिटी थी, जो लोग ओहदे पर थे, उनका भी तो हिसाब किताब हो। और फिर आखिर में आप देख लें हुकूमत और ये जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ये रेजोल्यूशन पास करते हैं इलीगल बिल्डिंग्स के हक में, इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। यानी ये तो टोटल आप एक तरफा चीज। और दूसरी सबसे अहम चीज ये कि हम चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कॉम्पनसेशन का अमल है, आपके ऑर्डर्स का जो सबसे अहम नुक्ता है, सबसे अहम हिस्सा है, उस पर तो अमल करवाए ना। आपने बैरिया टाउन में जो भी इरेगुलरिटी या इलीगल काम हुआ, आपने उनसे पैसे मुआवजा लिया, उसका कोई 450 अरब रुपए मुआवजा लिया, और वो सिंध लौट उनके पास जाएगा, सिंध पर खर्च होगा। तो इन बिल्डर से भी वो मुआवजा निकाले ना, अगर कोई इलीगल काम करे मुआवजा निकाल के उन लोगों को दे जो सफर कर रहे हैं, जो विक्टिम है। तो ये सिर्फ फैसले का, ऑर्डर का एक नुक्ता उठाकर इम्प्लीमेंट कर देना, मैं समझता हूँ ये नाकाफी है। आपको इस फैसले को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि नुकसान शहरियों का कम हो और उन लोगों का ज्यादा हो जिन्होंने ये सारी इलीगल हरकत की, और मिसाल बने आगे आने वाले ऐसे लोगों के लिए, उनके लिए मिसाल बने। बिल्कुल, ये तो बड़ा अहम पॉइंट है कि जो एक हिस्सा है वो बिल्डिंग गिराने का है, और दूसरा हिस्सा जो फैसले का है वो उन लोगों को कंपनसेट करने का जिनकी ये बिल्डिंग थी। तो ये एक मामला है। दूसरा, लेकिन ये जो 60,000 की आपने भी बात की, इससे पहले भी ये बात हो चुकी कि इलीगल बिल्डिंग्स, नज़ीर लगारी साहब, ये कोई रातों रात तो बन ही नहीं सकती हैं कि 60,000 बिल्डिंग्स हो। किसी का एक फ्लोर जो है वो गैर कानूनी है, कोई पूरी बिल्डिंग ही 20 फ्लोर की वो गैर कानूनी है। तो इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है कि धड़ाधड़ बिल्डिंग्स बनी जा रही हैं और कोई पूछ भी नहीं रहा। नहीं, बात ये है कि ये शहर जो है बेतरतीब तरीके से भरा है, इसमें कोई शक नहीं है, और शहरियों ने वो जगह ली है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और तीसरी बात ये कि साफ नज़र आ रहा था कि ये पार्क पर कब्जा हो रहा है, ये प्ले ग्राउंड पर कब्जा हो रहा है, और यहाँ पर जो है वो बिल्डिंगें खड़ी की जा रही हैं, ये भी नज़र आ रहा था। नेमतुल्लाह खां एडवोकेट गए और उन्होंने जाकर दरख्वास्त कोर्ट में दायर की और बताया कि भाई इस मामले को सुना जाए। तो हमें उसके नतायज का नहीं पता है, लेकिन ये मामला हो गया कि जी नस्ला टावर गिरा दिया जाए, और एक तजोरी जो है वो भी एक टावर है, कोई वो गिरा दिया जाए। ये तो हो रहे हैं, इस पर अमल दरामद की कार्रवाई जो भी हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन बुनियादी तौर पर लोग बेघर हो रहे हैं। अदालतें इसका हल निकालें, या अगर फैसले करने हैं तो जाहिर है अदालतों के अख्तियार में, जो फैसले करने हैं कर दें, पूरे के पूरी आबादियों को डिमोलिश करना है तो कर दें। लेकिन सवाल यह है कि लोगों का क्या बनेगा। कराची को अगर मलका मुआज़मा की ये ख्वाहिश हो, मलका एलिज़ाबेथ की, कि मैं कराची आना चाहती हूँ और 61 वाला कराची में देखना चाहती हूँ, तो 61 वाला कराची बनाने के लिए तो आपको तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद को उनके घरों समेत कहीं निकाल देना होगा, फिर कराची वो बाहर हो जाएगा। 61 साल लगेंगे सर उसको। 61 नहीं, कुछ भी हो, मैंने ये अर्ज करता हूँ कि देखें, गुज़श्त आंचे गुज़श्त इस दुनिया के, इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हैं, और हर सतह पर, हर इदारे की तरफ से, हर महकमे की तरफ से, हर वजारत की तरफ से, सबसे जो है इस शहर को भी नहीं बल्कि दूसरे शहरों को भी ख़राब किया गया, और दूसरे शहरों में भी मसाइल पैदा हुए।
और किसी एक जमात का नहीं, किसी जमात का बहुत ज़्यादा हिस्सा होगा और बहुत ही ज़्यादा हिस्सा होगा, और लेकिन कोई ना कोई जमात इसके अंदर मुलविस होगी और तमाम जमातें अपने आप को मुबर्रा करार नहीं दे सकती हैं। लेकिन असल बात यह है कि उन लोगों का क्या होगा जो बेघर हो रहे हैं। बाद बेघर होने वाले करोड़पति अरबपति भी होंगे, जाहिर है नेशनल टावर में हो सकते हैं, लेकिन अब जाएंगे जब आप झुग्गियाँ गिराने के लिए और झुग्गियों में आग लगाकर उनको खाली कराने के लिए, जब आप जाएंगे कच्ची आबादियाँ गिराने के लिए, और ज़ाहिर है मलका की ख्वाहिश पूरी करनी है कि 61 वाला पाकिस्तान चाहिए, 61 वाला कराची चाहिए। बहुत अच्छा लगा था उनको भी। और शहन बादशाह आए थे थाईलैंड के, उन्होंने कहा था कि मैं वापस जाऊंगा बैंकॉक को कराची जैसा बनाऊंगा। वो तो बैंकॉक कहीं आगे निकल गया, कराची जो है वो वापस चला गया, कचरे का ढेर बन गया है। ये सूरत हाल अब भी मौजूद है। लेकिन क्या इसकी सज़ा सरकारी ख़जानों को करनी चाहिए? पहले सरकार के मुलाजमीन ने किया। भाई आप उन मुलाजमीन को पकड़ें, उन लोगों को पकड़ें जो पिछले 30-40 साल के अरसे में, 40-50 साल के अरसे में यहाँ पर तैनात रहे, फिर उन्होंने ये बिल्डिंगें बनवाई, उनके होते हुए ये सारी बिल्डिंगें तैयार हुई हैं, और 10 फुट की 5 फुट की गली है और 5-5 मंजिला इमारतें खड़ी हुई हैं। तो आप वहाँ पर आदमी, गाड़ी तो रह गई एक तरफ, मोटरसाइकिल तो रह गई एक तरफ, बंदा भी नहीं गुजर सकता है। और जैसे पुराना लाहौर है ना, हम जाते हैं कभी, तो वो किसी ने शायद लिख दिया था कि अगर वहाँ पर आमने सामने जाएं तो बस वो शराह, एक निकाह की शराह वाला इशारा जो है वो रह जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि लोगों के साथ इस तरह का मजाक किया गया है। अच्छा, कराची को ओनरशिप किसी ने दी, सब लूट मार के लिए आए और सब लूट खसूट के लिए आते रहे, और कभी इसका ये हिस्सा कब्जा कर लें, फुटपाथ पर कब्जा करें, पार्क पर कब्जा कर लें, दुकान पर कब्जा कर लें, इधर से एक और चीज़ बना लें, उधर से एक और चीज़ बना लें, इस तरह करें। और इस तरह के अगर काम करेंगे तो जाहिर है शहर में इस तरह का मसाइल पैदा होंगे। जो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं उनको मैनेज किया जाए। ये मैनेज हो सकती थी और इसको किसी ना किसी तरीके से उस हालत में लाया जा सकता था। यहाँ मैनेज वाला मामला नहीं हो पाया। मैं मैनेज और हल की जानिब हो, क्या आलमगीर साहब क्या हल हो सकता है कि अब ये जो इलीगल बिल्डिंग है इनको लीगल करार दे दिया जाए कि लोग जो हैं वो बेघर होने से बच जाएं, या फिर ये अगर इनको लीगल करार दिया जाएगा तो फिर तो शहर कराची सही नहीं हो सकता है, फिर तो एक ख्वाब होगा कि इस शहर को बेहतर किया जा सकता है। हल क्या है आपके ज़हन में? देखिए, हल सिर्फ एक है, 2-4 लोगों को लटकाएं जो SBCA के ओहदेदार हैं, मिसाल बनाए इनको। अभी ये एक्शन हो रहा है ना, तो अभी क्या इलीगल बिल्डिंग्स नहीं बन रही? मेरे हल्के में SBCA की इन्वॉल्वमेंट से ये सारे काम हो रहे हैं। आप तो 1-2 बिल्डिंग्स पे कर रहे हैं ना, उन पे तो करें। आप उन पे कर रहे एक्शन जो बन चुकी है, उन पे तो एक्शन करें जो बन रही है इस वक्त, जो अभी बन रही है। और इधर मैं SBCA की इन्वॉल्वमेंट का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बतौर MLA अपने हल्के में कंप्लेन करता हूँ SBCA में, तो पता ये चलता है कि अगर पहले वो 25,000 रुपए ले रहे थे, मिसाल दे रहा हूँ, तो मेरी कंप्लेन के बाद वो लाख रुपए रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि MLA का पीछे से डंडा है तो अब मैं रिश्वत डबल कर रहा हूँ। तो इदारे की इन्वॉल्वमेंट ऐसे बगैर एक्शन की इन्वॉल्वमेंट के कोई इलीगल बिल्डिंग नहीं बन सकती। ये फौरन वहां पहुंच जाते चाय पानी और रिश्वत के लिए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इन लोगों को मिसाल बनाए ताकि जो मौजूदा बिल्डिंग्स बन रही है उसमें तो कोई रुकावट रोकथाम हो ना। जो बन चुकी है आप उनको बम से आजाद है, वो बनाए जा रहे हैं, वो पोर्शंस भी बना रहे, वो मास्टर प्लान की भी धज्जियां उड़ा रहे, वो एम्यूनिटी प्लॉट्स पे कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो सिर्फ मकसद ये है कि आप इदारों को के खिलाफ डंडा उठाएं, ना कि अवाम के खिलाफ डंडा उठाएं। अवाम के खिलाफ डंडा उठाने से बिल्कुल ठीक फरमा रहे लगारी साहब के लोग बेघर हो रहे हैं, लोग वैसे ही महंगाई है, बेरोजगारी है, और ऐसे में वो मजीद उन पे असर होगा इस सारे हालात का। तो आप और फिर अगर आप दो तरफा एक्शन करेंगे तो अवाम भी बोलेगी चले ठीक है हमारे ऊपर सख्ती है, तो उन जिम्मेदारान पे भी सख्ती हो रही है। अभी तो सिर्फ हमें एक तरफा चीज नजर आ रही है, जो कि मेरी नजर में आप इंसाफ की तरफ तो जा रहे हैं लेकिन पूरा इंसाफ नहीं दे रहे। बिल्कुल, ये है कि इंसाफ की तरफ वो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन लोग बेघर हो रहे हैं जिस तरह से वो एक अलमिया है। अब देखना ये है कि अब हुकूमत के जो ज़िम्मा है SBCA के हवाले से वो क्या करती है, क्योंकि अदालत ने तो जो अहकाम दिए हैं वो इंतज़ामिया ने वो पूरे करने हैं, और उसके लिए भी बहरहाल बहुत सारे लोगों की बहुत सारी तौजीहात हैं। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब आपका, अमजद कायम खानी आपका भी बहुत शुक्रिया।
और कि कराची में जो बिल्डिंग्स हज़ारों की तादाद में इलीगल्स हैं, बहुत से घर जो चाइना कटिंग और पता नहीं कौन कौन सी कटिंग के ज़रिए बनाए गए, उनके होगा या नहीं। हम आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ा एक अहम मामला है और वो है इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त स्मॉग का, और सूरत हाल ये हो गई है कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बन गया है। क्या वजूहात हैं कि एक पाकिस्तान में ये सेंट्रल पंजाब का एक एरिया है और इसी तरह से भारत में भी बिल्कुल ऑपोजिट वही वाला एरिया है जिसमें दिल्ली और पंजाब और हरियाणा के मुख्तलिफ जो अजला हैं वो शामिल हैं। हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोमी सलीम, एनवायरनमेंट एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे साथ मौजूद हैं अम्बरीन साजिद साहिबा, डायरेक्टर जनरल हैं एनवायरनमेंटल डिपार्टमेंट पंजाब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। एक तो वजूहात में अम्बरीन साजिद साहिबा आपसे आगाज़ करते हैं, क्या वजह है कि ये नवंबर में हमेशा ये होना शुरू हो गया है पिछले 5-6 साल से स्मॉग, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हो रही है पिछले 2 साल से। बुनियादी क्या वजूहात है इसके पीछे? जी सर, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, आसिम रहमान, एनवायरनमेट डिपार्टमेंट से डिप्टी डायरेक्टर। जी आसिम साहब। जी सर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैसे आपने सर बताया कि ये एक रीजनल फिनोमिना है। ये ज्यादा हवा के अंदर कुछ क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें ये स्मोक का जिसकी वजह से हमें हवा में आलूदगी की ज्यादा बीमारिश का सामना करना पड़ता है। सही। इसमें सर मैं एक चीज आपके लिए अर्ज करूंगा जो बड़ी पर्टिनेंट है कि इस वक्त नवंबर के स्टार्ट के साथ ही जो मौसम का फिनोमिना है वो इसके साथ क्लब हो जाता है। जब मौसम का फिनोमिना इसके साथ क्लब हो जाता है, एक टेम्परेचर इन्वर्जन बढ़ जाती है। टेम्परेचर इन्वर्जन सर मैं आम लोगों की समझ के लिए बताना चाहूंगा कि टेम्परेचर इन्वर्जन बेसिकली ये है कि एक वक्त में आपके नीचे से जो गर्म हवाएं चल रही हैं वो डिस्पर्स नहीं हो पाती, ऊपर ठंडी हवाएं हैं और उसके ऊपर फिर गर्म हवाएं हैं। ये फिजा के अंदर एक ऐसी केमिस्ट्री बन जाती है जिसकी वजह से एक तो पोल्यूशन डिस्पर्स नहीं हो पा रही, नंबर 1 थिंग, और दूसरी सर इस वक्त हमारे नवंबर और दिसंबर में जो सेंट्रल पंजाब है ये सारा इलाका, उसके अंदर सर जो सबसे अहम बात यह है कि हवा के चलने की रफ्तार है वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है। जब ये सारे मिलते हैं तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे मिलता है एक ऐसा ज्यादा एयर क्वालिटी की वैल्यू जिससे लोग मुतासिर होते हैं। एक चीज सर मैं और आपको बताना चाहूंगा जो बड़ी अहम है कि महकमा माहौलियात की तमाम रिपोर्टों के मुताबिक हम इस वक्त फेस कर रहे हैं ज्यादा फाइन डस्ट की हवा में मिकदार। जब ये मिकदार ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त यहाँ पे हमारे पास वो बहुत सारी एक्टिविटीज जो यहाँ पे चल रही हैं जिसकी वजह से हमारे माहौल के अंदर फाइन डस्ट पार्टिकल जिसे हम पार्टिकुलर मैटर कहते हैं रेस्पिरेबल वो ज्यादा है। ये तमाम अवामिल मिलके इस वक्त जो है ना पंजाब के अंदर ज्यादा आलूदगी की फिजा को कायम कर रहे हैं क्योंकि ना टेम्परेचर। आसिम साहब, ये आपने वजूहात बयान कर दी, मैं कि अब एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जो है वो क्या चाहता है कि होना क्या चाहिए और कर क्या आप रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मोमी सलीम साहब, ये सूरत हाल है बड़ी गंभीर है इस वक्त पंजाब में, क्योंकि जो लोग वहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये सांस लेना जो है वो भी मुश्किल हो रहा है। तो ये जो आप समझेंगे कि ये सिर्फ माहौल की वजह से है कि हवा रुकने की वजह से है, क्योंकि बचपन में हम लाहौर में जब ये देखा करते थे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, फॉग ज़रूर थी, ये स्मॉग वाला अमल जो है वो चंद सालों से ही इंडक्ट हुआ है। तो इसकी क्या वजूहात है कि बस ये ऐसे ही रहेगा, ये इसका कोई हल भी हो सकता है कि ख़त्म हो जाए? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें देखें एयर पोल्यूशन जैसे आपने खुद कहा कि बहुत अर्सा पहले जो था वो इस तरह से हमें स्मॉग की शक्ल में एयर पोल्यूशन नहीं नज़र आती थी, क्योंकि स्मॉग एट द एंड ऑफ द डे वही है पोल्यूशन प्लस फॉग। तो फॉग क्योंकि इस इलाके में बहुत शुरू से होती है, द ओनली इशू इज़ कि हमारे पोल्यूशन लेवल्स बढ़ गए हैं। बेशक ये जो नवंबर का मौसम है या दिसंबर में जो है वो हमें ज़्यादा विजिबल हो जाती है या एक जगह स्टक हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो बेसिकली तो आपको एयर पोल्यूशन के ऊपर काबू पाना है और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो ऑफकोर्स हुकूमत के कुछ इक़दाम ऐसे हैं जिसमें उन्होंने उसको कर्ब करने की कोशिश की है, जैसे ब्रिककिंस के अंदर एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ें ला के। लेकिन प्राइमरीली मैं समझती हूँ कि ये एक फ्यूल ख़राब फ्यूल जिसकी वजह से आपकी इस तरह की एमिशंस होती हैं और आपकी कार्बन एमिशंस और आपका जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज़ करती है।
इसमें ऑफ कोर्स आपकी अर्बन डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा हाथ है। इससे पहले आप बात वही कर रहे थे कि लीगल जो है वो कंस्ट्रक्शंस, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या क्या हमारे फैक्टर्स हैं पोल्यूशन के। और ट्रांसपोर्ट जो है अकॉर्डिंग टू सम पेपर्स, वैसे तो हमारे पास कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं है इसकी कॉम्पोजिशन की जो आपके पूरे सूबे के लेवल पे की, लेकिन आपकी ट्रांसपोर्ट जो है अकॉर्डिंग टू सम पेपर्स 43% इसमें जो है कंट्रीब्यूट कर रही है। तो हमें मैस ट्रांजिट की तरफ भी इसके ऊपर जाना पड़ेगा, बिकॉज इंडिविजुअल मोबिलिटी जो है वो उतना ज़्यादा आपका पोल्यूशन जो है वो इंक्लूड कर रही है इसमें। सही। अच्छा लगारी साहब, मैं आपका स्मॉग में फिर मैं आसिम रहमान साहब से उसमें हल की जाने पूछे। सर ये बड़ी एक नई चीज़ हमारी ज़िंदगियों में, मुझे आपका एक जुमला याद आ रहा है, मैं चाहूँगा उसी पे कि जब हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो फिर नेचर अपना रिएक्ट कर रही है और वो हमारे साथ वो यही कुछ हो रहा है। फिर इसका मतलब है सेंट्रल पंजाब के अंदर इस वक्त नेचर का रिटिलिएशन है। आपको मैं और बात बताता हूँ, इन्होंने क्या किया कि मुजफ्फरगढ़ मोस्ट फर्टाइल इलाका है, उसको इन्होंने थर्मल पावर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ लगाए गए। मालूम ये हुआ कि उसके ऊपर एक तह जम गई है और ये जब सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं तो वहाँ पर जो है वो एक पूरे का पूरा स्मोक का माहौल पैदा होता है। दूसरा इनका इरादा ये था, और अब शायद उस प्रोजेक्ट अब भी ऐसे दस्तबरदार नहीं हुए हैं, उसमें बहुत दुनिया के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स और बड़ी पावर्स उसमें इन्वॉल्व थी, यूनोकेल जैसा इदारा उसमें इन्वॉल्व था, दीगर इदारे थे, इस पर तालिबान के खिलाफ कार्रवाई वगैरह वगैरह जो भी हुआ एक सियासी उनसर था। लेकिन अमली बात ये थी कि महमूद कोट में, ये मुजफ्फरगढ़ के करीब ही है, वहाँ पर एक सिटी ऑफ रिफाइनरीज लगाया जाना था जिसमें कई 100 रिफाइनरीज लगाई जाती। उसका नतीजा ये होता, और शायद ये होगा अगर ये लगाई गई, कि आपका 2 दरिया जो हैं चनाब और रावी, ये टोटल आपका गार्बेज बनेंगे, फुजला बनेंगे उन इंडस्ट्रीज का जो आपकी रिफाइनरीज कर रही होंगी। यहाँ पर हमारे यहाँ पंजाब के अंदर जो है वो ज़्यादा इसलिए हुआ है कि सेफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वहाँ पर ऐसे नहीं रखे गए इंतजाम कि जब कोई इस तरह की चीज़ का अखराज हो, दोनों चीज़ों में, पानी की सूरत में यानी माए सूरत में या गैस की सूरत में जो अखराज हो उसकी प्रिवेंशन होनी चाहिए। ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तवज्जो दी गई, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं कि उसको कैसे ठीक किया जाएगा उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो पंजाब का माहौल जो है वो आलूदा हो चुका है बहुत बुरे तरीके से, और उसको ठीक करने के लिए अब मैं और सिर्फ एक मिनट में शायद और आपका ज़ाय करूँगा, वो ये है कि हमारा जो पानी है वो हर जगह पर पूरे सेंट्रल पंजाब से सराइकी बेल्ट तक पूरे पानी के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है कि दरियाओं में और नहरों में और कैनाल्स में और छोटी नहरों में शहरों का जो फुजला है, बिल्कुल फुजला जो है शहरों का जो है वो जो सीवरेज का पानी है वो डाला जा रहा है, सनती फुजला डाला जा रहा है, हमारे दरियाओं को नहरों को आलूदा किया जा रहा है, पानी पीने का काबिल नहीं। अब जो रिपोर्ट आई है हमारे पाकिस्तान में 61% पानी जो है उसके अंदर मिलावटें, अगले 10-15 साल में तो आपके पास पीने के काबिल पानी नहीं रहेगा, आप सांस नहीं ले सकेंगे, इंसान जो है वो सांस नहीं ले सकेंगे। सूरत हाल जो है वो इस वक्त है, और ये रोजाना के मामलात भी हैं। हम इस पर मजीद भी बात करें, वक्त की कमी हो रही है। जो आप बात कर रहे थे सेंट्रल पंजाब में कि वहाँ पर ये हो रहा है, तो मैं उस वक्त बड़ा हैरान था जब मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट डिवीजन साहिवाल में कादर आबाद में कोल पावर प्लांट लगाया गया पिछले दौरे हुकूमत में। वो समझ से बाला था कि इतने फर्टाइल इलाके में ये इस किस्म की चीज़ें की जा रही हैं। बहरहाल हमें यहाँ पर प्रोग्राम को ख़त्म करना है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा आसिम रहमान साहब का, मोमिन सलीम साहबा का। हम दावत देंगे अगले आने वाले चंद दिनों में कि इस पे ऊपर हल क्या हो सकता है, हल की जानिब। आज मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।